गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर सुख यादव और हम बात कर रहे हैं अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी के विषय में। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने इस टॉपिक के अंतर्गत पैरासिटोलॉजी में हम लोगों ने वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक को देख लिया था, उनके सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन को देखा और साथ ही साथ बच्चों उनके लाइफ साइकिल को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी जो होते हैं ये कास्मोपोलाइटान्स होते हैं, लगभग सर्वत्र व्यापी होते हैं, सब जगह पाए जाते हैं एक्सेप्ट द अल्पाइन रीजन। केवल अल्पाइन रीजन को छोड़कर ये सब जगह पाए जाते हैं। इसमें जो इन्फेक्शन होता है, जो इन्फेक्शन काज होता है वो वेक्टर्स के द्वारा होता है, अर्थात इसमें जो होता है सेकेंडरी होस्ट के रूप में जो पाए जाते हैं वो मॉस्क्यूटोज होते हैं, सच एज द एडीज मॉस्क्यूटो, क्यूलुक्स मॉस्क्यूटो एज वेल एज द फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो। तो जितने भी फीमेल प्रजातियां होती हैं इस मॉस्क्यूटोज़ के, सच एज द एडीज एनाफ्लीज एज वेल एज द क्यूलेक्स, तो ये क्या करते हैं, ये इन्फेक्शन स्प्रेड कराने का काम करते हैं। ये सेकेंडरी होस्ट के रूप में पाए जाते हैं और ये हमारे जो ये वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी के जो लार्वा हैं जो इन्फेक्टिव स्टेज में पाए जाते हैं, जिनको हम माइक्रोफाइलरी लार्वा कहते हैं, इनको ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देते हैं और ब्लड स्ट्रीम से ये माइग्रेट करते हुए हमारे लिम्फ वेसल्स में पहुंच जाते हैं और फिर लिम्फ वेसल्स में जाकर ऑब्स्ट्रक्शंस काज करते हैं, वो ब्लॉकेज कर देते हैं, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया पर स्वेलिंग हो जाता है, वहाँ एडिमेटस फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम लिम्फो एडिमा कहते हैं। क्योंकि ये लिम्फ नोड्स में इन्फेक्शन काज करते हैं, लिम्फ नोड में फ्लूइड कलेक्शंस करते हैं, इसलिए इनको हम लिम्फो एडिमा कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इनका जो काज या इन्फेक्शन होता है बच्चों, वो उन लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में होता है, सच एज द लेग्स में होता है या फिर एस्क्रोटम पार्ट में होता है या फिर ग्रोइन पार्ट में होता है या तो फिर वल्वा में भी होता है, ब्रेस्ट में भी देखने को, मेमोरी ग्लैंड में भी इनका इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो इन सब के विषय में हम बहुत अच्छे से जान लिया था। आज आइए बच्चों समय ज़ाया ना करते हुए हम इनके सिम्टम्स के विषय में बात करते हैं, इनके कॉजेज़ के विषय में बात करते हैं, इनके पैथोजेनेसिस के विषय में बात करते हैं, इनके डायग्नोसिस के साथ साथ हम इनके कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के विषय में भी हम आज बात करेंगे। तो आइए हम समय ज़ाया ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। अब बात करते हैं पहले सिम्टम्स के विषय में। Lymphatic filariasis infection involves asymptomatic, acute and chronic condition। अगर बात करें बच्चों की, ये जो लिम्फेटिक फाइलेरियसिस होता है, जो हमारे लिम्फ नोड्स लिम्फ वेसल्स में इन्फेक्शंस काज करता है, उसको हम लिम्फेटिक फाइलेरियसिस कहते हैं। क्योंकि ये फाइलेरिया माइक्रोफाइलरी लार्वा से होता है, हमारे लिम्फेटिक वेसल्स में होता है, लिम्फेटिक सिस्टम्स में होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, लिम्फेटिक फाइलेरियसिस कहते हैं। तो लिम्फेटिक फाइलेरियसिस इन्फेक्शन इन्वॉल्व एसिम्टोमेटिक, एक्यूट एंड क्रॉनिक। इसको बच्चों आप ध्यान देंगे कि ये जो बीमारी होता है फाइलेरियसिस बीमारी, ये क्या होता है, एसिम्टोमेटिक भी होता है। शुरू में जब इसका बीमारी इन्फेक्शन हो, जब ये इन्फेक्ट करता है माइक्रोफाइलरी हमारे बॉडी के, हमारे ब्लड के अंदर पहुंचता है बच्चों, तो ये एसिम्टोमेटिक होता है। 5 से लेकर 10 साल तक लगभग ये एसिम्टोमेटिक बना रहता है, अर्थात इसमें किसी प्रकार का कोई सिम्टम्स नहीं आता है। अर्थात वो माइक्रोफाइलरी लार्वा जो होता है ये पेशेंट के शरीर के अंदर तो एंट्री कर चुका है, लेकिन एसिम्टोमेटिक होता है, उसमें लक्षण काज नहीं होता, लक्षण नहीं दिखाई देता। कुछ समय बाद अक्यूट इन्फेक्शन देखने को मिलता है, थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन, कहीं ना कहीं स्वेलिंग उभार दिखाई देगा, तो ये समझ में आएगा कि मे भी फाइलेरियसिस हो सकता है, तो अक्यूट इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। और समय बढ़ता जाएगा बच्चों तो वो क्रॉनिक रूप ले लेता है, बहुत सीवियर और गंभीर बन जाता है। तो इसका शुरुआत जो होता है बच्चों एसिम्टोमेटिक से शुरू होता है, फिर एक्यूट फेज में आता है और फाइनली ये क्रॉनिक फेज में दिखाई देता है। द मेजॉरिटी ऑफ इन्फेक्शंस आर एसिम्टोमेटिक। The majority of infection are asymptomatic, showing no external signs of infection, although their blood is positive for the microfilaria। जो शुरुआत का इन्फेक्शन होता है बच्चों, अधिकांश इन्फेक्शन में ये देखा गया है कि ये एसिम्टोमेटिक होता है, अर्थात इसमें लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। शोविंग नो एक्सटर्नल साइंस ऑफ इन्फेक्शन, किसी प्रकार इन्फेक्शन का कोई एक्सटर्नल साइन देखने को नहीं मिलता है। ऑल्दो द ब्लड इज पॉजिटिव फॉर माइक्रोफाइलरी, यद्यपि ब्लड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर ब्लड का एनालिसिस करा जाए तो ब्लड में माइक्रोफाइलरी लार्वा पाए जाएंगे,
फिर भी लक्षण दिखाई नहीं देता है, अर्थात एसिम्प्टोमेटिक ये बीमारी देखने को मिलता है शुरू के समय में। जब तुरंत का इन्फेक्शन हुआ रहता है, जैसे कोई इन्फेक्टेड जब कोई मॉस्किटोस बाइट करती है किसी हेल्दी पर्सन को, तो उसके बहुत दिन तक लगभग 5-7 साल तक क्या होता है बच्चों, एसिम्प्टोमेटिक बना रहता है, अर्थात उसमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है, लेकिन उनका ब्लड क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है, अर्थात ब्लड का एनालिसिस कराया जाए तो ब्लड इन्फेक्टेड होता है। ठीक बच्चों, दिस स्टेज में लास्ट फॉर मंथ, और ये अवस्था लगभग कितने बहुत मंथ तक, बहुत महीनों तक बना रहता है, अर्थात शुरू के कंडीशन में ये एसिम्प्टोमेटिक ही रहता है, वहाँ किसी प्रकार का कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देता। acute episode of local infection involving skin, lymph nodes and lymphatic vessels। अब थोड़ा थोड़ा जो इन्फेक्शन दिखेगा अक्यूट रूप में से जो दिखाई देगा, तो अक्यूट एपिसोड ऑफ लोकल इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्विंग स्किन, लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ वेसल्स, धीरे धीरे हमारे स्किन में, हमारे त्वचा में, लिम्फ नोड्स में और लिम्फेटिक वेसल्स में जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं वहाँ थोड़ा बहुत इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो ये एक्यूट इन्फेक्शन दिखाई देने लगेगा, धीरे धीरे क्या होगा, विजिबल होगा, थोड़ा सा लक्षण सामने दिखाई देता है। लेकिन अगर हम बात अब क्रॉनिक की करें तो कब क्रॉनिक हो जाता है, द क्रॉनिक कंडीशन शो इडिमा विथ थिकनिंग ऑफ द स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यूज, दैट इज द क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ फाइलेरियसिस। जब बहुत दिन 8-10 साल के बाद बच्चों क्या होता है, ये क्रॉनिक रूप ले लेता है, बहुत सीवियर हो जाता है, बहुत गंभीर हो जाता है, और जगह जगह पर एडिमेटस फॉर्मेशन होने लगता है। दैट इज द कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड मटेरियल जमने लगता है, जिसको हम लिम्फो एडिमा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लिम्फो एडिमा, क्योंकि जो हमारे लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, हमारे लिम्फेटिक चैनल्स होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम्स होते हैं, उनके हर एक जगह पर फ्लूइड कलेक्शन होने लगता है ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ दिस फाइलेरियल वर्म के ऑब्स्ट्रक्शंस के द्वारा। जब वो जो हमारे लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, जब वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, रुकावट हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है बच्चों, तो वहाँ इन्फ्लेमेशन क्रिएट होने लगता है, उसको हम लिम्फो एडिमा कहते हैं। हमारे स्किन में भी क्या होता है, जगह जगह पर थिकनिंग होने लगता है, बहुत ज़्यादा बार, बिल्कुल हाँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन जैसा कि मैंने बताया बच्चों की लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में होता है, हमारे लेग पार्ट में होता है, स्क्रॉटम में होता है। तो आप देखेंगे कि बॉडी जो होता है बच्चों बिल्कुल मिसफिगर्स बन जाता है, बहुत जो फिगर है वो गड़बड़ हो जाता है, तो हाइड्रोसील टाइप बन जाता है, अर्थात फ्लूइड कलेक्शन इन द स्क्रॉटल कैविटी, जो हमारा स्क्रॉटम होता है बच्चों, वहाँ फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। तो हमारा पैर देखिए बहुत बड़ा सा दिखाई देने लगता है, अर्थात उसकी जो आकार है वो गड़बड़ हो जाते हैं, जिसको हम एलिफेंटियासिस रोग कहते हैं, बिल्कुल हाथी पाँव जैसा दिखने लगता है। तो ये सब क्रॉनिक कंडीशन में देखने को मिलता है। कब दिखता है बच्चों, क्रॉनिक कंडीशन में। और ये इन्फेक्शन जो होता है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, पैर में दिखेगा, हाइड्रोसिल अर्थात स्क्रोटल कैविटी में दिखेगा, अगर हम देखें ग्रोइन पार्ट में दिखेगा, अगर एक्जिला पार्ट में भी ज़्यादा, थोरैक्स पार्ट में देखने को मिलता है, ब्रेस्ट एंड मेमोरी ग्लैंड्स में भी होता है, वल्वा रीजन में भी होता है फीमेल में। तो इस प्रकार से बहुत जगह इसका इन्फेक्शन दिखाई देने लगता है। ठीक बच्चों, it usually affects the lower extremities, however the arm, vulva, breasts and scrotum causing the hydrocele formation can also be affected। कहने का मतलब इसका जो इन्फेक्शन है बच्चों सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, जैसे आर्म में, भुजाओं में, वल्वा में, जो वल्वा होता है फीमेल कैंडिडेट्स में, ब्रेस्ट में, ठीक बच्चों, मतलब मेमोरी ग्लैंड्स में भी, स्क्रॉटम में जो वृषण कोष होता है। और यहाँ से वृषण कोष में जब इन्फेक्शन काज करता है बच्चों, तो इसको हम हाइड्रोसील फॉर्मेशन कहते हैं, अर्थात फ्लूइड का कलेक्शन इन द सिलोमिक कैविटी। तो कहाँ बच्चों, जो फ्लूइड का कलेक्शन किसके कैविटी में हो जाता है, जो हमारा स्क्रॉटल कैविटी होता है, स्क्रॉटल सैक होता है बच्चों, वहाँ फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोसील कहते हैं। द एडिमा इज द एक्सट्रीमिटीज The edema in extremities, breast or genital areas can result in the part becoming severe times its normal size and it is due to the blockage of the vessels, the lymphatic system। तो ये होता क्या बच्चों, क्यों इडिमेटस फॉर्मेशन हो जाता है, क्यों इडिमा बन जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड कलेक्शन क्यों हो जाता है, क्योंकि लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में या ब्रेस्ट रीजन में, जेनाइटल एरियाज़ में ये क्या होता है बच्चों, जगह जगह पर ये ब्लॉकेज कर देता है। क्या कर देता है बच्चों, ब्लॉकेज कर देता है। जो हमारे लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम्स होते हैं,
उन सब सिस्टम्स पर क्या करता है बच्चों, ये ब्लॉकेज कर देता है, और ब्लॉकेज करने की वजह से जो हमारे लिम्फ है उनकी सप्लाई नहीं हो पा, जो हमारे लसिका है बच्चों, तो लसिका द्रव का जो है सप्लाई नहीं हो पा जाता है, जिसके वजह से वहाँ कलेक्शन एक ही जगह पर होने लगता है, और उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, लिम्फोइडिमा कहते हैं। ठीक बच्चों, दैट इज द इडिमेटस, दैट इज द फ्लूइड कलेक्शंस इन द लिम्फेटिक सिस्टम्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, लिम्फोइडिमा कहते हैं। आइए अगर हम बात कर लेते हैं कि काजेस क्या होंगे, अगर इस प्रकार का होगा तो कौन सा काज होता है या कौन काज कर सकता है, कौन इन्फेक्टिव एजेंट होता है बच्चों। तो मोस्ट केसेस ऑफ फाइलेरियसिस आर कॉज्ड बाय द पैरासाइट नोन एज द बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। ये जो फाइलेरियसिस बीमारी होती है बच्चों, ये किसके वजह से होता है, इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। इट इज़ अ टाइप ऑफ द निमेटोड्स, ये एक प्रकार का निमेटोड्स होता है बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं, बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, और ये फाइलेरियसिस बीमारी को काज करता है। क्यूलेक्स एडीज एंड एनाफिलीज मॉस्किटो सर्व एज वेक्टर्स फॉर बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी इन ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज। इस बीमारी को फैलाने का जो काम करते हैं, जो ट्रांसमिशन का काम करते हैं बच्चों, ये किसके द्वारा होता है, फीमेल क्यूलेक्स, फीमेल एडीज एज वेल एज द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। जो फीमेल क्यूलेक्स होती है, फीमेल एडीज या जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती है बच्चों, ये सेकेंडरी होस्ट के रूप में काम करते हैं, और ये ट्रांसमिशन करने का काम करते हैं किसको, बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी को एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के अंदर छोड़ने का काम करते हैं। अनदर पैरासाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज द ब्रूजिया मेलाई। तो एक और भी पैरासाइट होता है बच्चों जिसको हम ब्रूजिया मेलाई कहते हैं। तो ब्रूजिया मेलाई भी क्या होता है, एक प्रकार का इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म होता है। ब्रूजिया मेलाई और ऑल्सो कॉजेज फाइलेरियसिस इज ट्रांसमिटेड बाय द वेक्टर दैट इज द मानसोनिया एंड द एनाफिलीज मॉस्किटो। ये बीमारी जो होता है बच्चों, ये एक और एजेंट जिसे हम मानसोनिया कहते हैं या फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा पहुंचता है। कौन बच्चों, ब्रूजिया मेलाई। जिस प्रकार से बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी होता है, ठीक उसी प्रकार से ब्रूजिया मेलाई के द्वारा भी फाइलेरियसिस बीमारी काज होता है, और इसको पहुंचाने के लिए जो ट्रांसमिशन एजेंट के रूप में काम करेंगे वो कौन है बच्चों, मानसोनिया, और दूसरा एनाफिलीज मॉस्किटो। ये सब इसको ब्रूजिया मेलाई को पहुंचाने का काम करते हैं। When an infected mosquito bite a healthy person, the larva called as the microfilary move into the lymphatic as well as the lymph nodes. Here they develop into the adult worm and may persist for a year. ये क्या होता है बच्चों, जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो से होती है, जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को सक कर चुकी है बच्चों, तो वो मॉस्किटो जो इन्फेक्ट हो चुकी है वो किसी हेल्दी पर्सन को क्या करती है, बाइट करती है, और जब हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो क्या करती है बच्चों, माइक्रोफाइलेरी लार्वा को उसके ब्लड में छोड़ देती है, अर्थात वो सबक्यूटेनियस रीजन में अर्थात स्किन के नीचे छोड़ देती है। और चूंकि वहाँ बाउंड हो जाता है तो बाउंड के माध्यम से थ्रू ब्लड चैनल, थ्रू ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से बच्चों वो लिम्फेटिक सिस्टम में चले जाते हैं, लिम्फ वेसल्स में चले जाते हैं, लिम्फ नोड्स में चले जाते हैं, जहाँ इनका जो माइक्रोफाइलेरी लार्वा है बच्चों वो क्या करता है, बहुत सारे मोल्चिंग करते हुए वो अडल्ट फेज में आगे की ओर बढ़ता है। और ये पूरा जो स्टेज है बच्चों अडल्ट होने में उसको कई साल लग जाते हैं। कितने साल लग जाते हैं बच्चों, कई साल लग जाते हैं उसको मोल्चिंग करके उसको अडल्ट फेज में पहुंचने के लिए बहुत साल लग सकते हैं। ठीक बच्चों, इसका बच्चों हमने वीडियो बना दिया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो फॉर माइक्रोफाइलेरी है, आप उसको देख लेंगे तो इसमें हमने इसको बहुत अच्छे से दिखाया है। तो वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और माइक्रोफाइलेरी का एक वीडियो है, उस वीडियो पर आप जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक बच्चों, द अडल्ट पैरासाइट इन टर्न प्रोड्यूसेस मोर माइक्रोफाइलेरी। अडल्ट पैरासाइट क्या करते हैं बच्चों, अब वहाँ रिप्रोड्यूस करेंगे, अर्थात वहाँ उनका रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद क्या करते हैं, वो बहुत सारे माइक्रोफाइलेरी को जन्म देते हैं। दीज माइक्रोफाइलेरी सर्कुलेट इन द पेरिफेरल ब्लड यूजुअली इन द नाइट एंड आर सक्ड बाय द मॉस्किटो ड्यूरिंग अ बाइट। बच्चों ये क्या होता है, अब ये माइक्रोफाइलेरी लार्वा क्या करते हैं, हमारे पूरे ब्लड में सर्कुलेट कर, पेरीफेरी माने चारों तरफ। ये बच्चों दिन में क्या होते हैं, ये दिन में तो एकदम डीप वेसल्स में रहते हैं, लेकिन रात्रि के समय मिड नाइट में ये हमारे बॉडी के सुपरफिशियल अर्थात पेरीफेरी ब्लड के चारों तरफ क्या होते हैं बच्चों, घूमते रहते हैं, अर्थात हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते रहते हैं और हमारे ऊपर सरफेस पे, ऊपरी सरफेस पे आ जाते हैं, अर्थात हमारे जो सुपरफिशियल जो वेंस होते हैं बच्चों, सुपरफिशियल वेंस में कैपिलरीज में भी आ जाते हैं, घूमने लगते हैं। लेकिन दिन के समय ये मिड नाइट में दिन में कहाँ चले जाते हैं, ये डीप वेसल्स में चले जाते हैं, लेकिन मिड नाइट में ये बाहर की ओर आते हैं, सुपरफिशियली ब्लड में घूमते रहते हैं।
तो दीज माइक्रोफाइलरी सर्कुलेट इन द पेरिफेरल ब्लड यूजुअली इन द नाइट, ये रात के समय घूमते हैं, एंड उसी समय एंड आर सक्ड बाई द मॉस्किटो ड्यूरिंग अ बाइट। बच्चों ये हम बता दें आपको कि जो एडीज मॉस्किटो होती है या मादा एनाफिलीज या क्यूलेक्स, ये सब क्या करते हैं, मिड नाइट में ही काटते हैं, मिड नाइट में ये बाइट करते हैं, क्योंकि इनको ये पता होता है कि हमारा जो शिकार है वो मिड नाइट में ही आएगा। तो जब माइक्रोफाइलरी लार्वा जो होते हैं बच्चों हमारे ब्लड में सुपरफिशियली घूम रहे होते हैं, पेरिफेरल ऑफ ब्लड घूम रहे होते हैं, उसी समय मॉस्किटो आके क्या करती है, बाइट करती है। द सेम साइकिल इज देन रिपीटेड इन अनदर हेल्दी इंडिविजुअल्स। फिर क्या करते हैं बच्चों, फिर वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, इन्फेक्टेड होने के बाद एक हेल्दी पर्सन को बाइट करते हैं। इस प्रकार से ये साइकिल क्या करता है बच्चों, बिल्कुल मूव करता रहता है। ठीक बच्चों, तो हम लोगों ने देखा बच्चों कि इन्फेक्शन किस प्रकार से काज हुआ। ठीक बच्चों, और कॉजेटिव एजेंट कौन है, जिसमें हम लोगों ने जाता है विचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी जो होता है इसका कॉजेटिव एजेंट होता है। ठीक बच्चों, तो आइए अब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं कि इनका डायग्नोसिस कैसे करेंगे और कैसे हम ये समझ पाएंगे कि ये बीमारी हो चुकी है। तो डायग्नोसिस करने के लिए बच्चों जो इसका हम इन्वेस्टिगेशन देखेंगे, और जो पेशेंट हिस्ट्री बनाई जाती है या फिर जो असेसमेंट तैयार किया जाता है बच्चों, वो डायग्नोसिस के बेसिस पर ही किया जाता है। तो सबसे पहले डॉक्टर अगर ये जानेगा, उसको सिम्टम्स दिखाई देगा, साइन और सिम्टम्स दिखता है, तो वो क्या करेगा डायग्नोसिस के लिए, अर्थात वो इन्वेस्टिगेशन कराएगा। इन्वेस्टिगेशन में सच एज द पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, जहाँ जैसा ज़रूरत होता है कि अगर किसी बीमारी में रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ज़रूरत होती है तो वहाँ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कराता है। और यहाँ तो केवल इस बीमारी में हमको ब्लड स्मीयर या ब्लड सैंपल तैयार करना है, ब्लड सैंपल के द्वारा ही पता चल जाता है। ठीक बच्चों, तो आइए हम बात करते हैं कि क्या करेंगे ब्लड सैंपल में। The microfilary that causes lymphatic filariasis circulate in the blood at night, commonly called as the nocturnal periodicity. very most important बच्चों, ये माइक्रोफाइलरी जो होते हैं ये लिम्फेटिक फाइलेरियसिस बीमारी काज करते हैं, और ये जो होते हैं बच्चों हमारे ब्लड में सर्कुलेट करते हैं कब, मिड नाइट में। कब सर्कुलेट करते हैं बच्चों, मिड नाइट में। इस प्रकार से अगर हम माइक्रोफाइलरी की हैबिट की बात करें, उनके नेचर की बात करें, तो कैसे होते हैं, नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी के होते हैं, अर्थात रात्रिचर होते हैं, वो रात्रि में निकलते हैं। जो हमारे पूरे बॉडी के सुपरफिशियल, हमारे बॉडी के अर्थात हमारे ब्लड के पेरीफेरी क्या होते हैं बच्चों, घूमते रहते हैं। कब, मिड नाइट में। ब्लड कलेक्शन शुड बी डन एट नाइट टू coincides with the appearance of the microfilary, and a thick smear should be made and strained with the gasma और हेमाटॉक्सिन और द ईओसिन। कहने का मतलब यह है कि बच्चों की जो नेचर इनका होता है ये कैसे होते हैं, नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी के होते हैं, रात्रि में निकलते हैं हमारे ब्लड में, क्योंकि हमको जो ब्लड का सैंपल लेना होता है बच्चों वो वेंस के माध्यम से लेना होता है। तो वो क्या करते हैं कि हमारे वेंस में, हमारे बॉडी के सुपरफिशियल कब आते हैं, मिड नाइट में। तो डॉक्टर भी एडवाइस करता है पेशेंट को कि आपका जो ब्लड सैंपल लिया जाएगा वो एकदम मध्य रात्रि में लिया जाएगा, 12 बजे लिया जाएगा, मिड नाइट में। क्यों, क्योंकि जो माइक्रोफाइलरी लार्वा है वो आपके ब्लड में कब आएंगे, वो मिड नाइट में आते हैं। तो मिड नाइट में ही ब्लड का सैंपल लिया जाता है। तो वही कहा जा रहा है ब्लड कलेक्शन शुड बी डन एट नाइट, रात्रि में क्या किया जाना चाहिए, लेना चाहिए, टू कंसाइड्स विद द अपीयरेंस ऑफ द माइक्रोफाइलरी। क्यों, क्योंकि माइक्रोफाइलरी की जो अपीयरेंस होगी वो मिड नाइट में ही होगी, क्योंकि ये दिन में तो डीप में चले जाते हैं, डीप में हम पाएंगे नहीं। तो इनको हमको अगर सैंपल लेना होता है हमारे ब्लड का, पेशेंट के ब्लड का, तो वो कब लेना होता है, बिल्कुल मिड नाइट में लेना पड़ता है, जिसमें जो इनका अपीयरेंस है वो कंसाइड हो सके। And a thick smear should be made by the strained with the gasma or the hematoxylin or the eosin। और ईओसिन या हेमाटॉक्सिलिन की सहायता से एक थिक स्मीयर बनाया जाता है, एक थिक स्टैंड बनाया जाता है बच्चों। जो स्ट्रेन होता है अर्थात जो स्लाइड्स तैयार किया जाएगा, ब्लड का एक जो स्मीयर बनाया जाएगा बच्चों, एक थिक स्मीयर तैयार करते हैं, और वो किसके सहायता से, हेमाटॉक्सिलिन, ईओसिन या फिर गेस्मा के द्वारा, गेम्सा के द्वारा। For increased sensitivity concentration techniques can be used। इनमें क्या होता है बच्चों, जो टेक्निक्स यूज किया जाता है स्लाइड्स को बनाने के लिए, स्टेंट को बनाने के लिए, ये थिक स्मीयर ब्लड का बनाते हैं बच्चों, उस टेक्निक्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, सेंसिटिविटी या कंसंट्रेशन टेक्निक्स कहते हैं। इसके माध्यम से वो बनाते हैं। आइए अगर हम देखें बच्चों तो सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कैसे सीरम्स के द्वारा कैसे ये तैयार करते हैं, क्योंकि सीरम में भी ये पाए जाते हैं। तो सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कैसे कराया जाता है। Serological techniques provided an alternative to the microscope detections of the microfilary for the diagnosis of the lymphatic filariasis। इसमें क्या करते हैं बच्चों कि सीरोलॉजिकल टेक्निक्स में एक अल्टरनेटिव माइक्रोस्कोपिक डिटेक्शंस करते हैं, और किसको ऑब्जर्व करने के लिए, माइक्रोफाइलरी लार्वा को लिम्फेटिक फाइलेरियसिस बीमारी में ऑब्जर्व करने के लिए करते हैं। पेशेंट विथ एक्टिव फाइलेरियल इन्फेक्शन टिपिकली हैव द
elevated level of the antifilarial IgG4 in the blood, and this can be detected using the routine assay। बच्चों ये रूटीन एसे के द्वारा, ये उनका एक टेक्निक्स है। तो रूटीन एसेस के द्वारा IgG4 के द्वारा क्या करते हैं बच्चों, ये सीरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करके उस माइक्रोफाइलेरियल लार्वा को क्या करते हैं बच्चों, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक बच्चों। फॉर फर्दर डायग्नोसिस कंसल्ट योर फिजिशियन। बच्चों फर्दर डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं, फिजिशियन को कंसल्ट करते हैं, अर्थात फिजिशियन से मिलते हैं, क्योंकि किसी भी बीमारी को बच्चों अपने आप से नहीं करना चाहिए जब तक फिजिशियन से एडवाइस आप न लें। आइए बात करते हैं इनके मैनेजमेंट को, किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाए, इनको किस प्रकार से हम चेक्ड करते हैं, किस प्रकार से हम कंट्रोल करेंगे, कैसे इस प्रिवेंशन किया जाए। तो आइए हम इसके विषय में बात करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ गुड हाइजीन्स ऑफ द अफेक्टेड पार्ट प्रिवेंट्स the worsening of the lymphoedema and secondary bacterial infection। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, अगर ये बीमारी कॉज हो जाता है तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए बच्चों, हमको प्रॉपर हाइजीन का ध्यान देना चाहिए, गुड हाइजीन का ध्यान देना चाहिए, अर्थात सबसे ज़्यादा हमारा रख रखाव बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक बच्चों, मान लीजिए किसी आदमी को ये इन्फेक्शन हो गया है और लिम्फो, तो वो उस इन्फेक्शन को क्या करता है, लिम्फोइडिमा के कंडीशन में या फिर किसी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाना चाहिए। क्योंकि बच्चों जैसे बाय द वे किसी आदमी के पैर में बहुत ज़्यादा लिम्फोइडिमा हो गया है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ नेक्रोसिस भी होने लगता है, सड़न होने लगता है, बाउंड बन जाते हैं। अगर उस बाउंड का प्रॉपर ढंग से प्रॉपर हाइजीन से उसका रख रखाव नहीं किया गया, उसका साफ सफाई नहीं किया गया बच्चों, तो वहाँ क्या हो जाता है, मक्खियाँ आके बैठ जाती हैं और बहुत सारे लार्वा को वहाँ छोड़ देती हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया को वहाँ छोड़ देते हैं, तो वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्किन तो खुल चुका है, स्किन बाउंड हो गया। जब स्किन बाउंड हो जाता है बच्चों, तो वहाँ बहुत सारे इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अर्थात सेकेंडरी इन्फेक्शन के रूप में बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ हो जाएंगे। तो क्या होता है, तो पूरा बॉडी, अर्थात जहाँ जिस एरिया में रहेगा बच्चे, उसको एम्पुटेट कराना पड़ जाएगा, उसको कटवाना पड़ जाएगा। तो प्रॉपर हाइजीन का ध्यान देना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई आदमी इससे इन्फेक्टेड हो गया है तो उसको लिम्फोइडिमा के कंडीशन होने से बचाना चाहिए। अर्थात क्यों लिम्फोइडिमा क्यों हो जाता है, क्योंकि ऐसे जगह पर जहाँ लिम्फ नोड्स या लिम्फ वेसल्स होते हैं बच्चों, वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, प्रॉपर हाथ पैर, अगर पैर है तो बच्चे उसको एलिवेटेड कंडीशन में रखना चाहिए, हर समय एक्सरसाइज करते रहना चाहिए और स्वेलिंग न क्रिएट होने पाए, और साथ ही साथ वाउंड न होने पाए, घाव खुला न होने पाए, जिसकी वजह से वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मक्खियाँ वहाँ बहुत सारे अनवांटेड एलिमेंट को छोड़ देती हैं, तो इन सब से बचना चाहिए। कभी कभी ये होता है बच्चों की, क्योंकि बॉडी जो होता है बहुत हैवी हो जाता है और पेशेंट जो होता है एक साइड में ही लेटा रह जाता है, और उस कंडीशन में प्रेशर शोर हो जाता है, बेड शोर हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मांसपेशियाँ जो है बच्चों आपस में सट जाती है, क्योंकि एडिमेटस फॉर्मेशन हो जाता है। तो एक जो थाई होता है दूसरे थाई से चिपक जाता है, तो वहाँ क्या होता है बच्चों, इतना ज़्यादा स्वेटिंग होने लगता है कि बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ भी सड़न होने लगता है। तो ऐसे जगह में बच्चों बहुत अच्छे अच्छे पाउडर्स आते हैं, तो पाउडर्स का यूज करना चाहिए। उनको एक जगह बेड पर जो है एक साइड में न लेटे रहने दें, उनको करवट घुमाते रहें, जिससे उनका प्रेशर शोर या बेड शोर जो होने के चांसेस है वो ना होने पाए। तो इस प्रकार से बच्चों बहुत सारे सेकेंडरी काज हो जाते हैं। अगर वाउंड खुल जाएगा तो वहाँ सेकेंडरी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में एक दूसरी बीमारी भी जन्म ले सकती है, जिसको हम सेकेंडरी डिजीज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे कम्युनिकेशन, अर्थात कम्युनिकेबल डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन कम्युनिकेबल डिजीज को रोकने के लिए हमको प्रॉपर हाइजीन का ध्यान देना होता है। इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। द अफेक्टेड लिम्ब शुड बी केप्ट, देखो यहाँ दिया गया बच्चों, द अफेक्टेड लिम्ब शुड बी केप्ट एलिवेटेड एंड रेगुलर एक्सरसाइज शुड बी डन टू इम्प्रूव द लिम्फ फ्लो। तो लिम्फ, जो हम लोगों का लिम्फ वेसल्स से जहाँ ब्लॉकेज हो जाता है बच्चों, तो उसको फ्लो करने के लिए, अर्थात लिम्फ वेसल्स को प्रॉपरली फ्लो करने के लिए क्या करना चाहिए बच्चों, एक एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज करना चाहिए, कोई ना कोई एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से लिम्फोइडिमा ना होने पाए, स्वेलिंग ना होने पाए, और जो लिम्फ का है बच्चों, हमारे लसिका का जो सर्कुलेशन है वो आसानी से हो सके। ठीक बच्चों। और इसके लिए क्या होता है बच्चों, जो इन्फेक्टेड लिम्ब होता है, सच एज, जैसे हम बात लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की करें, अगर हमारे पैर में इन्फ्लेमेशन है तो हमारे पैर को क्या करना चाहिए बच्चों, एलिवेटेड रखना चाहिए, अर्थात नीचे झुका के रखना चाहिए, एलिवेटेड कंडीशन में रखना चाहिए, जिससे सर्कुलेशन आसानी से हो सके, कहीं वेसल्स दबना नहीं चाहिए। ठीक बच्चों। तो सर्कुलेशन को प्रॉपर बनाए रखने के लिए हमारे लिम्ब को, जो हमारे अफेक्टेड लिम्ब है, उसको एलिवेट कंडीशन में रखना चाहिए और कुछ न कुछ लाइट एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। ठीक बच्चों। जिससे हमारा जो लिम्फेटिक ब्लड वेसल्स है या हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है वो प्रॉपरली ढंग से चल सके।
The recommended regimen for treatment of the filariasis is mass drug administration. वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इसमें जो दवा दिया जाता है, जो रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर के द्वारा फाइलेरियसिस में, जो फाइलेरियसिस बीमारी हो जाती है, जो एलिफेंटियासिस बीमारी हो जाती है बच्चों, तो उसमें फिजिशियंस द्वारा कुछ दवाइयाँ रिकमेंड की जाती हैं, और वो जो दवाइयाँ रिकमेंड की जा रही हैं बच्चों, उसका नाम है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, MDA। क्या है बच्चों? मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें दो दवाइयों का कम्बिनेशन होता है, तो इन विच अ सिंगल डोज ऑफ 2 मेडिसिन आर गिवन टुगेदर। इसमें दो मेडिसिन का एक सिंगल डोज दिया जाता है, जिसको हम MDA कहते हैं। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में दो दवाइयों का सिंगल डोज देते हैं, और वो सिंगल डोज कौन है बच्चों? पहला है एल्बेंडाजॉल। क्या कहा है बच्चों? एल्बेंडाजॉल 400 mg का। तो जो एल्बेंडाजॉल होता है बच्चों, ये निमेटोड्स को मारने का दवा होता है। जो हमारे पेट में कृमि पड़ जाते हैं, उनको मारने के लिए एल्बेंडाजॉल दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चों में जब जो छोटे छोटे बच्चों के पेट में बच्चों जब कीड़ा पड़ जाता है, तो डॉक्टर उनको एडवाइस करता है कि एल्बेंडाजॉल पिला दीजिए। तो एल्बेंडाजॉल क्या होता है? ये निमेटोड्स, एंटी निमेटोड्स ड्रग्स होता है। तो एल्बेंडाजॉल दिया जाता है 400 mg अलॉन्ग विद द आइवरमेक्टिन कितना बच्चों? 150 से 200 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट के आधार पर दिया जाता है। एज इन एरिया वेयर द ऑन्कोसिरियसिस, दैट इज द लीवर ब्लाइंडनेस, इज ऑल्सो इंडेमिक, और डाईएथिल कार्बामेजिन साइट्रेट DEC 6 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। ठीक बच्चों, बॉडी वेट के आधार पर दिया जाता है इन सबको। इन एरियाज वेयर ऑन्कोसिरोसिस इज नॉट एंडेमिक, जहाँ ऑन्कोसिरोसिस एंडेमिक नहीं है, वहाँ ये दिया जाता है DEC, अर्थात 6 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट के आधार पर दिया जाता है। दीज मेडिसिन क्लियर माइक्रोफाइलरी फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। ये क्या करते हैं बच्चों? ये मेडिसिन जो दिया जाता है, ये माइक्रोफाइलरी को ब्लड स्ट्रीम्स में क्लियर करते हैं, अर्थात जो ब्लड स्ट्रीम में हमारे ब्लॉकेज न करने पाए, जिसकी वजह से हमारा जो एडिमेटस फॉर्मेशन जो हो रहा था, जो हमारा लिम्फ वेसल्स में इन्फ्लेमेशन हो रहा था बच्चों, इन सब को रोकने के लिए हमारे ब्लड वेसल्स को, और जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं, RBC की जो ब्लड कैपिलरीज हैं बच्चों, उनमें ब्लॉकेज, उनमें ऑब्स्ट्रक्शन न क्रिएट होने पाए, इसके लिए हमको क्या देना पड़ता है बच्चों? MDA का डोज दिया जाता है। और ये क्या करते हैं बच्चों? ये माइक्रोफाइलरी को हमारे बिल्कुल ब्लड वेसल से क्लियर कर देते हैं, अर्थात ब्लड स्ट्रीम से उनको निकाल देते हैं। ठीक बच्चों, जिससे हमारा जो सर्कुलेशन है वो आसानी से चलता रहता है। दो lymphatic filariasis is treated with the medicine, there is persistent abnormal enlargement of the body part causing pain and severe disabilities. यद्यपि बच्चों जो लिम्फेटिक फाइलेरिसिस है, ये मेडिसिन द्वारा तो कंट्रोल कर लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें सबसे बड़ा दिक्कत तो ये होता है बच्चों कि ये जो हमारा बॉडी होता है, बॉडी में बहुत तेज़ी से इसमें पेन होता है, साथ ही साथ बच्चों इसमें सीवियर डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं, अर्थात बॉडी हमारा वेडोलमिस फिगर्स बन जाता है। जो हमारा फिगर है वो गड़बड़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि सब जगह ज़्यादा से ज़्यादा स्वेलिंग हो जाता है। इसमें करते क्या बच्चों? डॉक्टर जो होता है इसको प्लास्टिक सर्जरी जब करता है, तो इसमें क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो बढ़े हुए पार्ट होते हैं, जो स्वेलिंग पार्ट होते हैं बच्चे, उसको क्या करता है, काट के निकालता है, और ये बहुत सीवियर कंडीशन हो जाता है। ठीक बच्चों, एसोसिएटेड सोशल स्टिग्मा, और इसमें क्या इसमें बुराइयां आ जाती हैं, क्या इसमें गड़बड़ हो जाता है बच्चों? एसोसिएटेड सोशल स्टिग्मा मेक्स पेशेंट टू सफ़र मेंटली, सोशली एंड फाइनेंशियली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है बच्चों कि जो आदमी इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है, समझिए उसको अभिशाप लग गया। क्यों? क्योंकि जो इस बीमारी से ग्रसित होता है, न तो वो अब इकोनॉमिकली ढंग से फिट हो पाएगा, क्योंकि वो कमा नहीं पाएगा। दूसरा, उसके दिमाग पर मेंटल डिस्टॉर्चर होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि हर एक आदमी उसको हे दृष्टि से देखता है, तो वो मेंटली डिस्टर्ब होगा, सोशियोलॉजिकली डिस्टर्ब होगा, अर्थात उसको सामाजिक दृष्टि से भी आदमी उसको वैल्यू नहीं देते हैं, उसको हे दृष्टि से देखते हैं। तो मेंटली भी डिस्टॉर्चर होगा बच्चों, और सोशली टॉर्चर होता है, साथ ही साथ फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी उसके अंदर आ जाता है, बहुत ज़्यादा गरीब हो जाता है बच्चों। Elimination of lymphatic filariasis is possible by stopping the spreads of the infections with mass drug administration and protection from the mosquito bite and vector control measures. Very very most important बच्चों, इसको पूर्ण रूप से इरेडिकेट करने के लिए, इसको पूर्ण रूप से इलिमिनेट करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ता है कि हमको MDA का डोज देना पड़ता है, अर्थात ये इसके इन्फेक्शंस को रोकने। क्योंकि बच्चों MDA क्या करता है? MDA का काम ये होता है कि हमारे ब्लड कैपिलरी से, ब्लड स्ट्रीम से माइक्रोफिलरी को वहाँ से क्लियर कर देना, वहाँ से हटा देना। तो बच्चों जब ये हमारे ब्लड वेसल्स में आ ही नहीं पाएगा,
तो फिर कोई भी मॉस्किटो अगर काटेगी तो माइक्रोफाइलरी को नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि वो ब्लड वेसल्स में रह ही नहीं जाते हैं। तो एमडीए का डोज, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है बच्चों माइक्रोफाइलरी के लिए एमडीए का डोज दिया जाता है, जिससे जो पेशेंट इससे गंभीर रूप से बीमार है बच्चों, तो उसके ब्लड वेसल्स में ये नहीं आने पाते हैं, माइक्रोफाइलरी लार्वा नहीं आने पाते हैं, जिसकी वजह से मॉस्किटो अगर बाइट भी करेगी तो माइक्रोफाइलरी लार्वा को लेकर इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर रिजेक्ट नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसके बाइट करने में उसको माइक्रोफाइलरी लार्वा मिलेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से एमडीए का डोज देकर हम क्या करते हैं बच्चों, अर्थात इसके स्प्रेडिंग को रोका जा सकता है, साथ ही साथ मॉस्किटो बाइट को रोका जाए, अर्थात एनाफिलीज मॉस्किटो और जो क्यूलेक्स मच्छर होते हैं बच्चों जो बाइट करते हैं उनको इरेडिकेट किया जाए। ठीक बच्चों, अर्थात उन जहाँ गंदे पानी हो, जहाँ इकट्ठा होता है उन सब गंदे पानी को साफ किया जाए, अर्थात कहीं पानी इकट्ठा न होने दिया जाए। तो कुल मिला के हम अगर मॉस्किटोज को रोक देंगे तो मॉस्किटो ही क्या होते हैं, ट्रांसमिशन एजेंट का काम करते हैं। वो एक हेल्दी पर्सन अर्थात डिजीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर ले जाने का काम करते हैं। तो इनके कंट्रोल करने का दो उपाय है बच्चों, एक तो होता है एमडीए का डोज देना, जिससे ब्लड वेसल से वो क्लियर हो जाते हैं, माइक्रोफाइलरी लार्वा नहीं आते हैं और वो इन्फेक्शन के काजेज खत्म हो जाते हैं। और दूसरा होता है कि मॉस्किटो बाइट्स को रोकना। तो ये दो क्या है बच्चों, इनके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के रूप में काम करते हैं। तो करीब करीब बच्चों हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे सबको बहुत अच्छे से जान लिया है। इस वीडियोस के माध्यम से बच्चों हम लोगों ने फाइलेरियासिस के विषय में बहुत अच्छे से जाना, उनके प्रिकॉशन को जाना, उनके कंट्रोल को जाना, उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को जाना, सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन एज वेल एज द मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सबके विषय में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों ये लेक्चर्स हमारे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने यार दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। बच्चों किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो, किसी प्रकार का कोई डिमांड हो कि आप अगला कोई दूसरा वीडियोस, कोई दूसरा लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट टाइम पर, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।